महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाईन अध्यापन तासिकेत मी शोभावती यादव, आय.बी. पटेल मनपा माध्यमिक हिंदी शाळेची शिक्षिका आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत करत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण विभाग 5 उपयोजित लेखन मध्ये कथा लेखन हा घटक पाहणार आहोत. तुम्हाला जर आठवत असेल तर याचा अगोदर पण हाच घटक माझे शिक्षक मित्र श्री गणेश सर आणि विलास राठोड सरांनी हा घटक तुम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे शिकवलाच आहे. तरी सुद्धा आपण एकदा पुन्हा कथा लेखन हा घटकाची उजळणी करूया. विभाग 5 उपयोजित लेखन. मुलांनो, प्रश्न 5 हा 10 गुणांसाठी विचारले जातील. खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती पूर्ण करा. ऐसा एक प्रश्न दिया रहेगा कि खालील पैकी मतलब नीचे जो कृति दी गई उसमें से कोई 2 कृति पूर्ण करना है. पहिला आहे जाहिरात लेखन, दूसरा आहे बातमी लेखन आणि तिसरा आहे कथा लेखन. तर यातील आपण तीसरी कृति कथा लेखन पाहणार आहोत. बच्चों, ये जो 3 कृति दी गई है तो प्रश्न 5A जब पूछा जाता है तो उसमें ये 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन. इन तीनों में से कोई भी 2 करना है आपको परीक्षा में. तो इसमें से पहले आज हम देखेंगे कथा लेखन. कथा लेखन. कथा लेखन तुम्हाला मुलांनो परीक्षेत 5 गुणांसाठी विचारले जातील. कथा लेखन हा प्रकार वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारला जातो. बघा, खालील कथा लेखन प्रकारापैकी एक परीक्षेसाठी येणार. कथा बीजावरून कथा लेखन मतलब अभी जो नीचे पॉइंट्स बता रही हूँ उसमें से कोई भी एक प्रकार का कथा लेखन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. तो अलग अलग प्रकार से किस प्रकार कथा लेखन पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे. दूसरा है शीर्षकावरून कथा लेखन. तो शीर्षक दिया रहेगा, आपको शीर्षक के आधार पे कथा की कल्पना, कंडीशन को देखकर उसकी कल्पना करते हुए कथा लिखनी है. दिलेल्या शब्दावरून कथा लेखन. तर याच्यामध्ये शब्द दिलेला असेल, तुम्हाला दिलेला असेल परीक्षेत, तो उसको आप शब्द को जो है देखकर आपको एक कथा का निर्माण करना है. अपूर्ण कथा पूर्ण करणे म्हणजे काय? अपूर्ण कथेचा शेवट लिहा, सुरुवात दिलेली असेल किंवा अपूर्ण कथेची सुरुवात लिहा, शेवट दिलेला असेल. म्हणजे काय की अपूर्ण कथा जी दिलेली असते, अपूर्ण असते दिलेले असेल तुम्हाला, उसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि 2 प्रकार के ऐसे पूछे जाते हैं. कभी कभी स्टार्टिंग का कथा नहीं लिखा होगा, उसका अंत लिखा होगा, और कभी कभी स्टार्टिंग का लिखा रहेगा कथा, आपको अंत उसका करना होगा. इस प्रकार से भी कथा पूछे जाते. 5वां आहे मुद्द्यावरून कथा लेखन. याच्यामध्ये तुम्हाला मुद्दे दिलेले असेल, आपने ध्यान दिया कि डैश डैश करके मुद्दे मुद्दे ऐसे लिखे रहते. आपको मुद्दे को ध्यान में रख के मुद्दे को उसकी कल्पना करनी है और उसके आधार पे कथा लिखना है. कथा लेखन करताना पुढील बाबी अवश्य लक्षात घ्या. बच्चों, जब कथा लेखन आप करते हो तभी आगे जो बातें बताई जा रही आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के वक्त. कथा लेखनाच्या प्रकारानुसार दिलेले सर्व मुद्दे काळजीपूर्वक वाचा. त्या मुद्द्यावरून कथेचा जो आराखडा लक्षात येतो तो आराखडा समझून घ्या. कथा लेखन का जो भी प्रकार दिया होगा, चाहे वो बीजावरून हो, चाहे वो शीर्षक के ऊपर कथा है, चाहे मुद्दे के आधार पे, ये सर्व मुद्दे जो आपको ध्यान में रखकर उसको मुद्दे को पढ़ना है और मुद्दों के आधार पे आपके सामने जो कथा निर्माण होती है, आपके दिमाग में जो कल्पना बैठती है वो आपको लिखना है. कथेला योग्य शीर्षक द्यावे, तात्पर्य लिहावे आणि म्हणणीचा वापर सुद्धा चालेल.
जब आप कथा लिखोगे तो बच्चों उसको कथे को ध्यान में रखकर उसका एक शीर्षक, उचित शीर्षक देना आवश्यक है। और अंत में तात्पर्य, उस कथे से क्या सीख मिली, उसका तात्पर्य क्या है, वह भी लिखना है। यहाँ पर आप मंडनी मतलब कोई मुहावरा या कहावत भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं अंत में। शीर्षकावरून कथेच्या विषयाची कल्पना यायला हवी। अब इसमें क्या है, शीर्षक के आधार को, शीर्षक को देखते ही आपको कथा के इस शीर्षक में मतलब कौन सी कथा हम बना सकते हैं शीर्षक के आधार पे, वो आपको कल्पना आनी चाहिए उस वक्त। कथा ही नेहमी भूतकाळात लिहावी। बच्चों कथा जो है, कहानी जो है, हम हमेशा भूतकाल में लिखते हैं, बताते हैं ना कि ऐसा हुआ, तभी हुआ था, वैसा हुआ था, तेव्हा तसा झाला होता, तो होता होती, ऐसे शब्द जो है कथा लिखते वक्त आपके कथा लेखन में आनी चाहिए। पुढे बघा, तसेच ज्या घटना आपण लिहितो त्याचा योग्य क्रम ठेवला गेला पाहिजे, ज्या प्रकारे 3 से 4 परीक्षेत काढावेत। हम जो भी कथा लिखेंगे तो उसको योग्य क्रम में लिखना है। पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी घटना हुई, इसके बाद कौन सी घटना, फिर अंत क्या हुआ, ऐसा एक क्रम आना चाहिए कथा में। आणि त्या प्रकारे 3 ते 4 परीक्षेत पाडावेत। और इसी प्रकार 3 से 4 पॅराग्राफ, परीक्षण म्हणजे काय, पॅराग्राफ अपन म्हणतात, पैराग्राफ 3 से 4 पैराग्राफ में लिखना। ऐसा नहीं कि उसको एक तो, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं पैराग्राफ नहीं बनाते, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा का पूरा खुल के भर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इससे क्या, जो आपका प्रेजेंटेशन है वो खराब दिखेगा। आप कितना भी अच्छा क्यों ना लिखे हो, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुतिकरण जो होता है कथा लेखन का, वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो 3 से 4 परीक्षेत पाडावेत। आपको 3 से 4 पैराग्राफ में कथा लेखन करनी है। कथेची पात्र असतात, त्यांच्या तोंडी जर काही संवाद येत असतील तर ते संवाद त्या पात्राप्रमाणे असावे। संवाद मतलब कथा लिखते वक्त अगर आपको लगता है कि ये जो पात्र, जो आपने जो भी पात्र कथा के अंदर दिखाए हैं, तो उस पात्र के माध्यम से जो भी संवाद वहां पे सटीक बैठता है, ठीक बैठता, तो संवाद वहां पे आवश्यक है लिखना। उससे आपकी जो कथा है और भी सुंदर दिखेगी। और वो जो संवाद है उस पात्र के अनुसार ही होना चाहिए। वातावरणाची योग्य निर्मिती झाली पाहिजे। कथे के जो मुद्दे दिए हैं या शीर्षक जो भी दिया गया है, जो शब्द के आधार पे आप जो भी कथा बना रहे हैं बच्चों, तो उसके आधार पे जो है वातावरण की योग्य निर्मिती होने चाहिए। उस वातावरण के अनुसार आपको कथा लेखन करना है। कथा लेखनाची शब्द संख्या 80 ते 90 शब्द एवढीच असावी। जो कथा लेखन की भाषा है, शब्द संख्या जो होनी चाहिए वो 80 से 90 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। कथेची भाषा साधी, सोपी आणि प्रभावी असावी। जो आपकी कथा की भाषा होगी वह सादी, सामान्य रूप से सिंपल, सोपी, मतलब एकदम आसान और प्रभावी, इफेक्टिव होनी चाहिए। मतलब सामने जब पढ़े आपकी कथा तो समझे कि हाँ, इस बच्चे ने बहुत ही सोच समझकर और अच्छे प्रभावी ढंग से कथा लेखन को प्रस्तुत किया है। कधी कधी चित्र आणि काही शब्द किंवा काही वाक्य यांची सांगड घालून दिलेली असते आणि फक्त त्यावरून आपल्याला कथा पूर्ण करावी लागते। कई कई बच्चों चित्र या कुछ शब्द या फिर कोई वाक्य का एक चेन बना के इसका एक एकत्रीकरण करके एक चित्र दिया होता है और उसके ऊपर ही हमको एक कथा पूरी करनी होती है। अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला कथालेखन हा प्रकार विचारला जाऊ शकतो आणि ते सर्व नीट लक्षात घेऊन आकर्षक पद्धतीने ही कृती आपल्याला सोडवावी लागते। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से वेगवेगळ्या पद्धतीने मतलब अलग अलग प्रकार से कथा लेखन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो भी ऊपर चीजें बताई गई कथा लेखन के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है और कथा लिखते वक्त, कहानी लिखते वक्त आपको वो चीजें ध्यान में रखते हुए कहानी लिखना है। तर पुढे आपण बघणार आहे कथा लेखनाचा पहिला प्रकार, मुद्द्यांच्या आधारे कथा पूर्ण करा।
मतलब मुद्दे दिए रहेंगे आपको, मुद्दों को पढ़ के उसको कथा उसके ऊपर उसकी आधार पे कथा लिखणी आहे. तुमच्या समोर मुद्दा दिलेला आहे मुलांनो. बघा, रामू गरीब मुलगा डॅश शाळेत जाण्याची आवड डॅश लहान मुलाला सांभाळायचं काम डॅश शाळेजवळ जाऊन खेळवणे खिडकीतून शिक्षकांची शिकवणे ऐकणे रात्री सर्व झोपल्यावर पाठांतर शिक्षणाधिकाऱ्यांची शाळेला भेट मुलांना प्रश्न विचारणे मुले गप्प रामूची खिडकीतून उत्तर देणे अधिकाऱ्यांनी बोलावणे मोफत शिक्षणाची परवानगी देणे रामूला आनंद शेवट आहे बोध. बच्चों, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि जो डैश डैश दिया है उसी में केवल कुछ एक आध दो शब्द भर देते हैं और कहानी को लिख देते हैं. ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि हम जब शब्द उसमें फिट कर भी रहे हैं तो उसके अनुसार फिट बैठना चाहिए. मतलब ऐसा सार्थक एक अर्थपूर्ण शब्द तिकडे यायला पाहिजे. फक्त हे लक्षात घ्या. पुढे बघा की मुद्द्यावर आपण ही कथा जी आहे कशा प्रकारे आपण लिहू शकतो परीक्षेत. तो शीर्षक है शिक्षणाची आस. अब जो मुद्दे दिए गए थे उसके आधार पे ये शीर्षक बनता है कि शिक्षणाची आस, क्योंकि मुद्दे जो पूरे मुद्दे दिए गए थे उसके अंदर जो है शिक्षण के बारे में ही बात हो रही है, इसलिए हमने इसको शीर्षक क्या दिया, शिक्षणाची आस. मतलब शिक्षा की जो इच्छा होती है, जो हमारी इंटरेस्ट होता है वो उसमें दर्शाया गया है. बघा, रामू गरीब मुलगा होता. शाळेत जाऊन शिकावे असे त्याला खूप वाटे, पण शिकण्यास शाळेत गेले तर आईला कामात मदत कोण करणार. रामू जो गरीब लड़का था और उसको शाळेत जाऊन शिकावे असे त्याला खूप वाटे. उसको स्कूल में जाकर पढ़ना बहुत अच्छा, ऐसा लगता कि मुझे स्कूल में जाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन वह जा नहीं पाता था. क्यों? पर शिकण्यास शाळेत गेले तर आईला कामात मदत कोण करणार. क्योंकि अगर पढ़ने के लिए स्कूल में जाएगा तो मम्मी के आई के काम में मदद कौन करेगा, ऐसा उसको विचार आता था. उसको सीखने की बहुत इच्छा थी लेकिन वो स्कूल नहीं जा पाता था. एका लहान मुलाला सांभाळण्याचे काम आईने त्याला दिले होते. ती त्या घरातील घरकाम करत असे. जवळच एक शाळा सुद्धा होती. रामू त्या छोट्या मुलाला घेऊन शाळेजवळ येई. एक लहान मतलब एक छोटे बच्चे को संभालने का काम उसकी मम्मी ने उसे दिया था और ती त्याच घरातील घरकाम करत असे. और वो उसकी मम्मी जो उसी घर में घरकाम करती थी जहाँ पे बच्चा वो संभालता था. और उसके बाजू में ही जहाँ पे घरकाम करती थी उसकी मम्मी, उसके बाजू में एक स्कूल भी थी. रामू त्या छोट्या मुलाला घेऊन शाळेजवळ येई. रामू जो है रोज उस छोटे से बच्चे को लेकर स्कूल के पास आता था. मुलाला तिथे खिडकीजवळ खेळवत असे, पण त्याचे कान असत शिक्षकांच्या कडे. वह जो है रामू जो है वह उस छोटे से बच्चे को स्कूल के पास लेके आता था खिलाने के लिए, लेकिन उसका जो कान था कहाँ था, जो टीचर जो भी कुछ पढ़ाते थे वह उस तरफ ध्यान देता था. दिवसभर ती जे काही ऐकत असे त्याचे रात्री पाठांतर करत असे. दिन भर में उसने जो भी मतलब वहाँ पे शिक्षकों के द्वारा जो भी पढ़ाया जाता उसने जो भी कुछ भी सुना वो रात को उसका पाठांतर उसको पाठ करता था. इतनी उसी शिक्षणा की उसमें लगन थी, उसकी इच्छा थी. एक दिवस शाळा तपासणीसाठी शिक्षण अधिकारी आले. त्याने मुलांना काही प्रश्न विचारले. मुलांना उत्तर आले नहीं, ती गप्प होती. तो एक दिन क्या हुआ कि स्कूल में विजिट के लिए शिक्षण अधिकारी आए थे. उन्होंने बच्चों को कुछ प्रश्न पूछे लेकिन स्कूल के बच्चों को प्रश्नों का उत्तर नहीं आया. रामू ने झटकन खिड़की जवळ येऊन उत्तर दिले. रामू ये सब सुन रहा था. शिक्षणाधिकारी जो भी प्रश्न पूछ रहे थे तो रामू सुन रहा था बाहर से ही. और प्रश्न जब उसने देखा कि कोई उत्तर नहीं दिया तो रामू तुरंत आके खिड़की के पास आता उसने उस प्रश्न का उत्तर दिया. अधिकाऱ्याने त्याला आत बोलावले व शाबासकी दिली. अधिकारी ने जब ये देखा कि रामू ने तुरंत उत्तर दिया, उन्होंने रामू को अंदर बुलाया, उसको शाबाशी दी और रामूची शिक्षणाविषयी तळमळ पाहून त्यांनी त्याची मोफत शिक्षणाची सोय केली. रामू की जो शिक्षण में जो लगन थी ये सब देखकर उस शिक्षण अधिकारी ने जो है उनको
रामू को जो है एक मोफत शिक्षण के लिए सुविधा उपलब्ध कराई. रामूला फार आनंद झाला. रामू को बहुत आनंद हुआ. बच्चों यहाँ पे जो है ही जी कथा आहे संपलेली आहे. मुद्द्यावरून याप्रमाणे तुम्हाला परीक्षेत कथा लिहायचं गरजेचं आहे. तात्पर्य काय आहे? एखाद्या गोष्टीची मनात तीव्र इच्छा असली तर ती गोष्ट मिळू शकते. इस कथा का जो तात्पर्य क्या है कि एखाद्या गोष्टीची मनात तीव्र इच्छा असली, मतलब कोई भी हम जब ठान लेते हैं, तीव्र इच्छा होती है अपने मन में कि हम करके दिखाएंगे ये चीज, तो वह चीज जो हमको तुरंत मिल सकती है. ती हो गई मुद्द्यावरून आधारित कथा. पुढे बघा. दूसरा प्रकार, पुढील आपण कथेचा शेवट लिहा. कथा दी गई है, आप लास्ट में दे सकते हैं कि लास्ट में डैश डैश दिया है, ऐसा दिया रहेगा आपको डैश डैश. अंत में आपको इसके आगे की कथा लिखनी होती है. विलासराव हे एक मोठे उद्योगपती होते. त्यांनी आपला व्यवसाय खूप वाढवला होता. अनेक देशांशी त्यांचा व्यापार चालू होता. त्यांना सतत परदेश प्रवास करावा लागे. एके दिवशी ते अमेरिकेच्या दौऱ्यावर निघाले. त्यांचे विमान रात्री सुटणार होते. त्याप्रमाणे ते विमानतळावर जाण्यास निघाले. पर तो यह कथा में जो स्टार्टिंग कैसे हुई है कि विलासराव जो एक मोटे उद्योगपति बिजनेसमैन थे बहुत बड़े, और उनका व्यवसाय इतना बड़ा था कि अनेक अनेक देशों से उनका व्यापार वहां तक विस्तृत था. तो उनका सतत परदेश मतलब कि विदेशों में उनका आना जाना लगा रहता था. एक दिन क्या हुआ, वो अमेरिका के दौरे के लिए निकले. अमेरिका जाना था उनको, और उनकी जो विमान मतलब उनकी फ्लाइट रात की थी. त्याप्रमाणे ते विमानतळावर जाण्यास निघाले, और उसी नियोजन के अनुसार वो रात को निकले फ्लाइट के लिए. तो तेवढ्यात त्याच्या पहारेकरी हात जोडून कळवळून त्यांना विनवू लागला, साहेब आजचा प्रवास रद्द करा. विलासरावांनी विचारले, का, काय झाले? जब पहरेदार ने देखा कि मेरे साहब जो है निकल रहे हैं फ्लाइट के लिए, तो उन्होंने आके तुरंत हाथ जोड़ के विलासराव जी से कहा कि साहेब आज का जो प्रवास है, आज का टूर जो है रद्द कर दीजिए. तो विलासराव जी बोले, क्यों, क्या हो गया? पहारेकरी सांगू लागला, साहेब मी आता रात्री 9 वाजल्यापासून पहारा करीत होतो. मध्येच मला झोप लागली. झोपेत मला स्वप्न पडले. स्वप्नात एक दृश्य दिसले की तुमच्या विमानाला अपघात झाला होता. साहेब, पहारेकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू तड़त होते. जब पहरेदार ने जब उसको जाने के लिए मना किया अपने साहेब को, विलासराव को, कि मत जाइए, तो उन्होंने पूछा क्यों? तो जो वॉचमैन है, पहारेकरी म्हणजे काय? वॉचमैन, जो उनका पहरेदार था, उन्होंने कहा कि जब मुझे आंख लगी तो मैंने एक स्वप्न देखा कि आपका जो विमान है उसका एक्सीडेंट हो गया है. ऐसा बोलते बोलते उस वॉचमैन की, उस पहारेकरी की आंखों में आंसू आ गए. विलासरावांनी क्षणभर विचार केला. ते गाडीतून उतरले. आपला दौरा त्याने रद्द केला. ऐसा सुनते ही उन्होंने कुछ विचार किया विलासराव जी ने, और गाड़ी से उतर गए और अपनी जो फ्लाइट है उन्होंने रद्द की. आता बघा हा कथेचा शेवट काय असेल. विलासराव घरी परतले, पण ते खूप अस्वस्थ होते. जेव्हा पहारेकऱ्याने सांगितलं की तुम्ही तुमचा प्रवास रद्द करा साहेब, आणि मी स्वप्न बघितलं की तुमच्या विमानाचा अपघात झालेला आहे, हे ऐकून विलासरावांनी जे आहे त्यांचे प्रवास रद्द केला आणि ते घरी परतले. पण ते खूप अस्वस्थ होते. बराच वेळ ते येर झरा घालीत राहिले. ये सब सुन के उनको एकदम वो द्विधा मनस्थिति में थे. येर झरा म्हणजे काय? द्विधा मनस्थिति. एक द्विधा में थे की क्या करना चाहिए, जाऊ की नाही जाऊ. त्यांनी झोपण्याचा प्रयत्न केला, पण 3-4 तास त्यांना झोपाच येईना. ते उठले. त्यांनी टीव्ही लावलाय. बातम्या पाहू लागले. उनको नींद ही नहीं आ रही थी. यहाँ 3-4 घंटे तक उन्हें लेकिन उनको नींद ही नहीं आई, क्योंकि वो सब सोच रहे बाप रे, विमान का ऐसा उसने स्वप्न देख लिया, क्या करूं. बातम्या पाहू लागले. त्यांनी एक बातमी पाहिली आणि त्यांना धक्काच बसला. तो उन्होंने टीवी ऑन किया और एक न्यूज लगाया.
फिर न्यूज में जो उन्होंने न्यूज देखी वो सुनकर उनको धक्का है, मतलब शॉक हो गए वो न्यूज सुन के की ज्या विमानाने जाणार होते त्या विमानाला अपघात झाला होता. मतलब जो न्यूज में दिखा है कि जिस विमान से विलासराव जी जाने वाले थे उसी विमान का ही एक्सीडेंट हो गया. ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. विलासराव त्या विमानात नव्हते याचा त्यांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आनंद झाला. यह जो घटना है उनके ऑफिस तक पहुंच गई और सभी लोगों ने सोचा अच्छा वो मेरे साहब विलासराव जी नहीं गए. त्यांनी पारेकऱ्यांचे कौतुक केले. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी विलासरावांनी पारेकऱ्याला बोलावून घेतले. सभी लोग उन्होंने जो है अपने जो वॉचमैन है पारेकऱ्या का उसका कौतुक किया और अगले दिन संध्याकाळी शाम के वक्त उसको बुलाए अपने पास. त्याचे आभार ही मानले, उसका आभार व्यक्त किया. त्याला एक मोठी रक्कम बक्षीस म्हणून दिली. मात्र त्याच वेळी त्याला कामावरून काढून टाकले. और उनको एक उस पारेकरी को अपने वॉचमैन को उन्होंने एक बख्शीश के रूप में बहुत बड़ी रकम दी और उसी समय काम से वॉचमैन को निकाल भी दिया. पारेकऱ्याला धक्का बसला. तो म्हणाला साहेब हे असे का. पारेकरा जब उन्होंने काम से निकाल दिया अपने वॉचमैन को तो वॉचमैन ने कहा की साहेब असे का. तर विलासरावने म्हणाले पारेकराने जागे राहायला हवे. तू पहारा करायच्या वेळी झोपला होतास. तू निष्ठावान कर्मचारी नाहीस. असला पारेकरी मला नको. जब पारेकरी को उन्होंने निकाल दिया विलासराव ने तो उसको धक्का लगा, शौक लगा कि मैंने तो इतना अच्छा काम किया कि स्वप्न में आया एक्सीडेंट देखा मैंने साहेब का और मैंने उनको बचा लिया. इस पर तो मुझे काम पे उनको रखना चाहिए लेकिन ये क्या मेरे साहब ने तो मुझको निकाल दिया. ऐसा सुन के वो जो है उसने पूछा कि ऐसा क्यों. तो विलासराव जी बोले कि पारेकऱ्याने जागे राहायला हवे. मतलब वॉचमैन की ड्यूटी क्या होती है अपने जहाँ पे उसकी ड्यूटी है उसकी रखवाली करना न कि सोना. तो पहारा करण्याच्या वेळी झोपला होतास. आप जब पहरा दे तो उस वक्त आप झोप रहे थे, सोए थे. मतलब आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की अच्छे. निष्ठावान कर्मचारी नाही. आप निष्ठावान कर्मचारी नहीं हो. तो ऐसा पारेकरी ऐसा वॉचमैन नहीं चाहिए. बच्चों यहाँ पे जो कथा का शेवट हमने लिखा यहाँ पे इस कथा का जो है शीर्षक में यहाँ पे दे सकते हैं प्रामाणिक समेत समृद्धि. मतलब प्रामाणिकता में हमारी जो समृद्धि और इसका हम तात्पर्य अंत में लिख सकते हैं कि आप प्रामाणिक कर्तव्यात आपली समृद्धि असते. मतलब कि हमारी जो ईमानदारी में हमारी कर्तव्य निष्ठा में ही हमारी समृद्धि होती है. इसी से हम अपनी समृद्धि बढ़ा सकते हैं. हमेशा हमें निष्ठावान होना चाहिए. पुढे बघा तिसरी कथा आहे. कथा लेखनचा तिसरा प्रकार. माईक किती का ऑन आहे. पुढील कथेची सुरुवात लिहा. कथाचा एक शेवट दिला आहे. नातू आजारी पडला. त्याला खूप ताप आला होता. तेव्हा नामदेव त्याला पाहायला गेला. मुलांनो ही कथाची शेवट आहे. आपल्याला हा कथेचा जो पुढचा भाग आहे हे लिहायचा आहे उत्तरेमध्ये. कथा की जो शेवट दी गई मतलब अंत दिया गया है लेकिन आपको इसका शुरुआत उत्तर के रूप में लिखना है आगे. नातू आजारी पडला. त्याला खूप ताप आला होता. तेव्हा नामदेव त्याला पाहायला गेला. नातू अंथरुणातच होता. तो झोपेत बडबडत होता. नामदेवला वाईट वाटले. तब एक नातू मतलब एक पोता है वो आजारी हो गया था, मतलब बीमार हो गया था, उसे खूब बुखार आया था. तेव्हा नामदेव जो है उसको देखने के लिए गया. कभी मतलब बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था उसका नातू. तो झोपेत बड़बड़त होता. वो नींद में बड़बड़ कर रहा था. वो नातू जो है बीमार था. पोता नातू मतलब पोता. नामदेवला वाईट वाटले. नामदेव को बहुत बुरा लगा कि जो पोता है वो बीमार पड़ा हुआ है, बहुत बीमार हो गया है. तो नातवाच्या गलावरून अंगावरून हात फिरवू लागला. थोड्या वेळाने नातवाने डोळे उघडले. त्याने आजोबांना पाहिले. त्याचा चेहरा
आनंदाने फुलला. तो प्रेमाने हाका मारू लागला, आजोबा, आजोबा. जब नामदेव ने अपने नातू के ऊपर हाथ फेरा तो थोड़ी देर में जो है इसके नातू ने जो है आंख खोली और आजोबा को देखा और उसके उसे आनंद आया उसके नातू को और उसने प्रेम से बुलाया, आजोबा, आजोबा. त्याने आजोबांचे हात पकडले, घट्ट धरून ठेवले. ने आजोबा का हात पकड़ लिया और टाइट पकड़ लिया. तो म्हणाला, आता मी तुम्हाला सोडणार नाही. तुम्ही जाऊ नका. अभी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा आजोबा. आप मत जाइए. माझ्या शाळेत या. मेरे स्कूल में आइए. आजोबांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. आजोबा के आंखों में आंसू आने लगे. ते म्हणाले, बाळा, आता मी इथेच राहणार, कुठेही जाणार नहीं. अपने नातू के अपने पोते के मुंह से ऐसे शब्द सुन के वाक्य सुन के बच्चों के आजोबा के दादाजी की आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने कहा कि बाळा, अब मैं यहीं पे रहूंगा, आता मी इथेच राहणार, कुठेही जाणार नाही, कहीं नहीं जाऊंगा. मुलगा व सून आनंदाने हे दृश्य पाहत होते. उस आजोबा मतलब उस बच्चे के जो मम्मी पापा थे, उस आजोबा के लड़का और बहू जो थे, वो आनंद से ये दृश्य देख रहे थे. उनको बहुत खुशी हुई. बच्चों, यह कथा जो है अब इसकी शुरुआत क्या हो सकती है आगे देखते हैं. क्योंकि यह कथा जो है एक नातू मतलब एक पोता और उसके आजोबा के बारे में है. तो देखें, एका गावात एक वृद्ध राहत होता. त्याचे नाव नामदेव. त्याचे त्याच्या मुलाशी पटत नव्हते. मुलाने आगेतच राहिले पाहिजे असे नामदेवाला वाटे. एक गांव में जो है नामदेव नाम का एक वृद्ध रहते थे. उनका उनके बच्चे से उनके लड़के से पटता नहीं था. मतलब उनका जमता नहीं था लड़के से. क्यों? उनको लगता था कि मेरा बेटा जो है आगे तक मतलब डिसिप्लिन में शिस्त शिस्त मध्ये राहिले पाहिजे. डिसिप्लिन में ही रहना चाहिए, अनुशासन में ही रहना चाहिए ऐसा उनको लगता था. असे नामदेवला वाटे. तो मुलाला हे आवडत नव्हते. इस कारण जो है आजोबा नामदेव के जो लड़का है उनको अच्छा नहीं लगता था कि मेरे पापा मुझे इतना शिस्त में रखते हैं. उनको वो अनुशासन अच्छा नहीं लगता था उनके लड़के को. नामदेवने मुलाचे लग्न केले. त्यांना वेगळे राहायला सांगितले. इस कारण नामदेव ने जो अपने लड़के का शादी कर दिया और उनको बोला कि अब तुम अपना परिवार लेके अलग रहो. मुलाने व सूनने नामदेवला एकत्र राहण्याविषयी खूप विनंती केली. खूप समजावून सांगितले. पण नामदेव काबूल झाला नाही. लड़के ने और उनकी बहू ने नामदेव को खूब मनाया कि एक साथ रहेंगे, लेकिन बहुत समझाया लेकिन नामदेव माने नहीं. काही काळातच नामदेवला नातू झाला. त्याला आनंद झाला. कुछ समय के बाद नामदेव को पोता हुआ. पण मुलाचा राग येत होता ना. यह सुन के नामदेव को खूब खुशी हुई कि मुझे पोता हुआ. लेकिन फिर भी नामदेव को अपने बेटे पे बहुत गुस्सा आता था. तो केव्हा तरी नातवायला भेटायला जाई, तेव्हा नातू आनंदित होई. त्याच्याबरोबर खेळे. वो ऐसा सोचता कि कभी वो जाएगा अपने पोते से मिलने के लिए. फिर नातू मतलब पोता उसे देख के खूप खुश होगा और वो उसके साथ खेलेगा. नामदेव घरी आला की नातवाची आठवण येई, पण मुलावर राग होता. हमेशा वो नामदेव को अपने नातू की याद आती थी, लेकिन अपने बच्चे पर बहुत ना अपने जो पोता है उसको पोते की याद आती थी और अपने बेटे पर गुस्सा आती थी. इकडे नातू आजोबांची आठवण काढी तो आईला विचारायचा. और यहाँ पे जो है नातू जो उनका नातू था आजोबा का नामदेव का, वह जो है उसे जो है अपने आजोबा की बहुत याद आती थी. वो तो आईला विचारायचा. वो अपने मम्मीचा हमेशा पूछता था, सगळ्यांचे आजोबा शाळेत येतात, माझे का येत नाही. सबके दादा स्कूल में आते हैं, लेकिन मेरे दादा क्यों नहीं आते स्कूल में. एकदा तो शाळेतून रडातच आला. शाळेत आजी आजोबा दिन होता. एक बार क्या हुआ, स्कूल से वह घर पे जो रोते रोते आया. स्कूल में जो है आजी आजोबा का दिन मनाया जा रहा था. सबके दादा दादी आए, लेकिन वह जो नातू है उसके दादा नहीं आए थे. तो आजी आजोबा शाळेत आलेच पाहिजे तो म्हणत होता. मेरे आजोबा स्कूल में आने ही चाहिए. तो रडत रडत झोपला. त्याला बरे वाटत नव्हते.
वह जो है ऐसा बोल के रोते रोते सो गया और उसकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी उसे। बच्चों यहाँ पे देखा हमने स्टार्टिंग जो कथे का शेवट दिया हुआ था, एक नाम नातू आजारी पडला होता नाम, और उसको उसी से कनेक्ट करके हमको कथे की शुरुआत लिखनी है कि ऐसा क्या हम यहाँ पे कथा में डाल सकते बना सकते हैं कंडीशन को देखते हुए। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कंडीशन को देखते हुए आपको कथेची सुरुवात को लिखना आहे. आणि याप्रमाणे आपल्याला इथे एक शीर्षक पण घ्यायचं आहे. याचा आपण शीर्षक असे देऊ शकतात की आजोबाची बांधिलकी. मतलब आजोबा ने जो अपने नियम में जो अपने को खुद को बांध के रखा था, इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है. आणि तात्पर्य आपण असे पण लिहू शकतो की मोठ्यांचे जे आशीर्वाद आहे, मोठ्या माणूसचे मोठ्यांचा आशीर्वाद मुलांचं जीवन समृद्ध करू शकते. जो बड़े लोगों का आशीर्वाद होता है ना, वह बच्चों के जीवन को समृद्ध कर सकता है. ऐसा क्या यहाँ पे हम तात्पर्य दे सकते हैं कथे को. पुढे बघा, चौथा प्रकार कथा लेखनचा. दिलेल्या शब्दांच्या आधारे कथा लिहा. दिलेले शब्द काय आहे? चोर, बाजार, गाठभेट, करार, कपटीपणा, मृत्यू. शब्द दिया है सामने, चोर, बाजार, गांठभेट, करार, कपटीपणा, मृत्यु. मतलब ये शब्द समझ के हम पढ़ के समझ गए कि चोर कुछ चोर के बारे में है, कुछ कपटीपणा के बारे में है यहाँ पे. तो इसको पढ़ते हुए हम कोई भी यहाँ पे कथा अपने मन से आप लिख सकते हो. बघा, या शब्दावर आपण कोणती कथा इथे बनवू शकता. दादू नावाचा एक चोर होता. तो एकदा बाजारात गेला. तेथे त्याला आणखी एक चोर भेटला. त्याचे नाव माधू. दोघांनी करार केला एकत्र चोरी करायची. मिळालेली संपत्ती वाटून घ्यायची. एकदा ते एका मोठ्या दुकानात शिरले. खूप मोठी चोरी केली. खूप संपत्ती मिळाली आणि दोघेही खुश झाले. अब देखिए, यहाँ पे जो चोर शब्द है, इस चोर शब्द से लेके हमने बाजार भी एक शब्द इसमें आया है. तो एक चोर, दादू नाम का एक चोर था. वो बाजार में जाता है. उसे वहां पे एक और चोर मिलता है. बाजार में गया तो गांठ-भेट, दोनों की मेल मिलाप होता है. दूसरा चोर कौन था? महादू. एक था दादू, दूसरा महादू. दोघांनी करार केला. दोनों में समझौता क्या हुआ कि हम लोग एक साथ चोरी करेंगे और जो भी चोरी का जो भी सामान हमको मिलेगा वो हम लोग बांट लेंगे. तो लोग एक मोटे दुकान पे जाते हैं, बड़े दुकान पे जाते हैं, वो दुकान को लूट लेते हैं और जो भी मिलता है वहां से दोघे बहुत सारी वहां से संपत्ती मिली और दोनों खुश हो गए. मग त्यांनी विचार केला की दूर रानात जायचे, तेथे पैसे जे आहे वाटून घ्यायचे. तेथे कोणी येणार नाही, कोणाला काहीही कळणार नाही. तब उन्होंने विचार किया कि दूर जंगल में जाते हैं. रानात म्हणजे काय? जंगल. जंगल में जाते हैं और वहां पे हम जो पैसे हैं आपस में बांट लेंगे. वहां पे कोई भी नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलेगा. दादू म्हणाला दादू माधूला म्हणाला. दादू ने जो है माधू को बोला कि मी रानात जातो, मैं जंगल में जाता हूँ, वडाच्या झाडाखाली थांबतो. वडाचा म्हणजे क्या है? बरगद. बरगद के झाड़ के पास, झाड़ के नीचे मैं बैठता हूँ वहां पे. तो दूसरे बातें नहीं है, तुम दूसरे रास्ते से आओ और आते वक्त जो है ना जेवण आण. आते वक्त तुम खाना भी लेते आना. माधूच्या मनात वाईट विचार आला. मग तो जब दादू ने माधू को भेजा खाना लाने के लिए, तो माधू के मन में भी बुरे विचार आ गए. उसका मन भी बदल गया. त्याने काय केलं की त्याने जेवण घेतले. त्या जेवणात विष घातले. उसने क्या किया? बाजार से खाना लिया और खाने में जो है जहर मिला दिया, विष मिला दिया. दादू जेवले. मग मरून जाईल. सर्व पैसे आपल्याला मिळतील. माधू थोड्या वेळाने वडाच्या झाडाखाली आला. वह ऐसा क्यों करना चाह रहा था माधू कि दादू जब जो है, दादू मतलब जो पहला जो चोर था, जब वो खाना खाएगा और वो मर जाएगा तो सारा जो पैसा है माधू को मिल जाएगा. इसलिए माधू ने जो है उस जेवण में अपना क्या किया? जहर मिला दिया. और ऐसा करके वो थोड़ी देर में उस बरगद के पास पहुंचा. दादू म्हणाला, माधूला म्हणाला, चल विहिरीवर जाऊ, हाथ-पाय धुऊ, मग येऊ आणि जेवण करू. और दादू के मन में भी बुरा विचार आ रहा था. तो दादू ने क्या किया? माधू को कहा, चलो
हम विहिरी पर मतलब कुएं पे जाते हैं और हाथ पैर धोते हैं और इसके बाद भोजन करते हैं. दोघे विहिरीवर गेले. दादू गपचूप माधूच्या मागे गेला. त्याने माधूला विहिरीत ढकलले. दादू जे पीछे पीछे माधू के पीछे पीछे गया और माधू को कुएं में ढकेल दिया. माधूला पोहता येत नव्हते, त्यामुळे पाण्यात बुडून माधू मरण पावला. माधू को तैरने आता नहीं था, इसलिए माधू जो है पानी में ही डूबकर मर गया. दादूला हर्ष झाला. दादू एकदम खुश हो गया. वाह, मेरे का रास्ते का काटा ही खट गया. सारी संपत्ती मेरी हो जाएगी. सगळी संपत्ती आपल्या मिळणार. या आनंदात तो जेवला. उसी आनंद में उसने भोजन में जो जो भोजन था वो ग्रहण कर लिया. अब उसको क्या पता कि उस जीवन में जो भोजन है उसके अंदर जहर मिला हुआ है. ते जो तो जेवला, पण त्यात विष होते. दादू मरण पावला और वह जो जहरीला खाना था वो खा के वह मर गया. मुलांनो, इथे तात्पर्य काय आहे की अतिलोभाचा असा भीषण परिणाम झाला की संपत्ती कोणालाच मिळाली नाही. आपण इथे एक शीर्षक इथे देऊ शकतो की अति तेथे माती. मराठी में बोलते अति तेथे माती. की कोणत्याही गोष्टीचा जर आपण अतिरेक केला हा शेवटी नुकसानकारक असतो. तर किसी भी हम चीज का जब हम अति कर देते हैं कि हमको इच्छा से हमको और ज्यादा चाहिए होता है, तो उसका जो परिणाम होता है बहुत ही हानिकारक होता है. इथे ही कथा संपलेली आहे. पुढे बघा, कथालेखनचा शेवटचे जो प्रकार आहे आपण बघणार आहोत. दिलेल्या दिलेल्या शीर्षकाच्या आधारे कथा लिहा. दिलेले शीर्षक, बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात. यहाँ पे एक शीर्षक दिया गया है. शीर्षक को कभी कभी शीर्षक जो है एक मंडनी के रूप में भी लिखा होता है, मतलब कहावत भी लिखी होगी. उस कहावत को समझ के आपको उसके आधार पे कथा का निर्माण करना है. तो इस शीर्षक से हम कौन सी कथा बना सकते हैं देखते. पहले तो शीर्षक का अर्थ समझना जरूरी है की बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात म्हणजे काय. मुलांनो, ह्याचं म्हणणं आहे की जी कर्तबगार व्यक्तीचे जे गुण असतात, जे सद्गुण आहे ते आजूपासूनच दिसत असतात. जो कर्तव्यनिष्ठ जो व्यक्ति है उनका जो सद्गुण, उनका जो व्यक्तिमत्व है आदि पर मतलब उनका बचपन से दिखना शुरू हो जाता है. यही इस शीर्षक का अर्थ है. नदी खडखडाट वाहत होती. पाऊस बराच पडून गेल्याने नदीला भरपूर पाणी वाहत होते. नदीच्या काठावर एक झोपडी होती. नदीच्या काठी एका बाईचे मूल खेळत होते. नदी जो एक नदी थी वो प्रवाह में बह रही थी. पाऊस बराच पडून गेल्याने नदीला भरपूर पानी होते और बारिश का पानी बहुत आने से वो जो नदी है पानी उसमें बहुत भरा हुआ था. नदी के काठावर एक झोपड़ी होती. नदी किनारे पे एक झोपड़ी थी. नदी काठी एक बाई के मूल खेळत होते और उस किनारे पे जो एक बाई है उसका एक बच्चा खेल रहा था. त्याच्या हातात एक चेंडू होता. वो एक गेंद से खेल रहा था. चेंडू म्हणजे काय, गेंद, बॉल होता है ना, वो उस बॉल से वो खेल रहा था. तो चेंडू त्याच्या हातातून निसटला आणि नदीच्या पाण्यात पडला. खेलते खेलते जो है उस बच्चे के हाथ से जो बॉल है छूट गया और वो नदी के पानी में बह गया. त्या चेंडूच्या मागे ते बाळ धावले और उस बॉल को पकड़ने के लिए छोटा बच्चा बॉल के पीछे पीछे गया. तो नदीच्या पाण्याजवळ आले, पण तेवढ्यात त्याचा तोल गेला. ते पाण्यात पडले आणि प्रवाहाबरोबर वाहू लागले. इतने में नदी के जब किनारे आता तो उसका जो संतुलन बिगड़ जाता है उस बच्चे का, वो समझ नहीं पाता है और नदी के प्रवाह में वो भी बहने लगता है. उसी टाइम पर तेवढ्यात त्या आईचे लक्ष गेले. उसकी आई का ध्यान गया की मेरा बच्चा बह रहा है. तिने पाण्याबरोबर वाहणाऱ्या आपल्या बाळाला पाहिले. ती आरडाओरडा करू लागली व चिलमचिल्ली करने लगी. धावा धावा, माझ्या बाळाला वाचवा. चिल्लाने लगी कि जल्दी से आई, कोई दौड़ के आओ, मेरे बच्चे को बचाओ बचाओ. काठावरच्या झोपडीत एक 10-12 वर्षाचा मुलगा होता. तो धावत त्या स्त्रीपाशी आला. वहीं पे बाजू में झोपड़ी में एक 10-12 साल का एक लड़का था. वो दौड़ते दौड़ते उस स्त्री के पास आया. तिने नदीकडे बोट दाखवले. उस स्त्री ने नदी की तरफ अपनी उंगली दिखाई कि मेरा बच्चा देखो बह रहा है. पाण्याबरोबर वाहणारे बाळ त्याला दिसले. त्याने पाण्यात उडी टाकली. पोहत पोहत ती त्या बाळापर्यंत पोहोचला.
वह जो लड़का, जो 10-12 साल का जो लड़का था, वो जाता है पानी के पास और उसको जब दिखता है कि वो बच्चा बह रहा है, तो वो उस पानी में कूद जाता है और तैरते-तैरते उस बच्चे तक पोहोचता है. त्याने बाळाला किनाऱ्यावर आणले, त्या मातेला आपले बाळ मिळाले. उसने उस बच्चे को किनारे पर लेके आया और उसकी मम्मी को उसका बच्चा सौंप दिया. पुढे बघा, शेवट काय आहे? त्या बाईला अतिशय आनंद झाला. अपने बच्चे को पाकर उसकी मम्मी को बहुत अच्छा लगा. तिच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लागले. उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे बच्चों. त्या धाडसी मुलाला तिने आशीर्वाद दिला. तू पुढे मोठा माणूस होशील. उस धाडसी मतलब जो 10-12 साल का जो बहादुर बच्चा था, धाडसी में बहादुर जो बच्चा था, उसको आई ने आशीर्वाद दिया कि आप आगे जाके एक बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो. त्या मातेचा आशीर्वाद खरा ठरला और जो उस मम्मी का जो आशीर्वाद था उस बच्चे के लिए सचमुच बच्चों एक खरा साबित हुआ, सच साबित हुआ. कौन होता तो मुलगा माहित आहे? वह लड़का कौन था? आगे चल के पता है कौन है वो लड़का? जॉर्ज वॉशिंगटन, स्वतंत्र अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष. बच्चों वो लड़का जो है जॉर्ज वॉशिंगटन ही थे जो अमेरिका के पहले राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने. बच्चों जॉर्ज वॉशिंगटन जो है 1789 से लेके 1797 हा पर्यंत, हा कालावधीपर्यंत तो अमेरिकेचे प्रथम राष्ट्रपती होते. त्यांना फादर ऑफ अमेरिका पण म्हटले जातात. तर मुलांनो, हा जो कथा होती बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, तर हाच तात्पर्य आहे की जे कर्तबगार व्यक्तीचे जे सद्गुण असतात ते आधीपासूनच दिसत असतात. हे आपण पाहिलंच आहे इथे की जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनकी जो गुण होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है, उनका जो गुण है बचपन से ही दिखना शुरू हो जाता है और आगे जाके सही में वो एक बड़े आदमी बनते हैं. तर मुलांना इथे हे कथालेखनचे जे 5 प्रकार होते ते संपलेले आहेत. पुढे बघा स्वाध्याय. खालील अपूर्ण कथा पूर्ण करा. तुम्ही ऐसा एक स्क्रीनशॉट घेऊ शकतात. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अपने बुक में ये जो प्रश्न है को पढ़ के शुरुआत दी गई है और अंत में डाइजेशन मतलब कि आपको इसका अंत लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको. और स्टार्टिंग में डाइजेस्ट दिया रहता है तो मतलब आपको उसका शुरुआत लिखना है, ये ध्यान रखिए. दुसरा स्वाध्याय बघा. कथा बीजावरून कथा तैयार करा. कथा बीज मतलब छोटी सी 2-3 लाइन की कथा दी रहेगी. आपको उसको लेकर एक कल्पना करना है और एक कथा बनानी है. और ध्यान रखिए कथे का शीर्षक भी देना है आपको आणि तात्पर्य पण, तसेच तात्पर्य पण तुम्हाला शेवटी लिहायचं गरजेचं आहे. क्योंकि तात्पर्य और जो कथे का शीर्षक है उससे भी आपको मार्क्स मिलते हैं, ध्यान रखना है आपको. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इसको बुक में लिखना है. पुढे बघा. खालील मुद्द्यांच्या आधारे कथा तैयार करा. जैसा कि मैंने वो राम वाली स्टोरी बताई थी ना, तो वैसे ही आपको आपके सामने एक मुद्दे दिए गए हैं यहाँ पे इसी प्रकार ही. तो ये मुद्दे को ध्यान में रखकर आपको कथन का निर्माण करना है और ध्यान रखना है कि बीच बीच में खाली शब्द नहीं डालना है. आपको कम से कम 3 पैराग्राफ में मुद्दों के आधार पर आपको कथा लिखनी है और इसमें भी सेम शीर्षक देना है और अंत में तात्पर्य लिखना है. जितनी भी आप कथा लिखोगे सब में शुरुआत में शीर्षक, अंत में तात्पर्य. शीर्षकावरून कथा तैयार करा. जैसे हमने लास्ट में देखा ना, शीर्षक के आधार पर हमने कथा तैयार की, तो वैसे ही आपको तुम्हाला एक शीर्षक दिलेलं असेल, शीर्षक बघून तुम्हाला एक कथाचं निर्माण करायचं आणि त्या शीर्षकात त्या कथेला एक शीर्षक पण द्यायचं आहे. शीर्षक दिलेलं आहे, मला शेवटी तात्पर्य लिहायचं आहे. मुलांना इथे जे कथेचा प्रकार होता, वेगवेगळे प्रकार होता, आपण कशा प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीने कथा आपल्या परीक्षेत लिहू शकतो हे आपण बघितलं आहे. धन्यवाद मुलांनो.
जर तुम्हाला काही शंका असेल तुम्ही शेवटी विचारू शकतात. आता विचारू शकतात. बच्चों अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हो। जो भी आज पढ़ाया गया उससे रिलेटेड आपको अगर कुछ सवाल है तो आप आपके सवाल पूछ सकते हो। पूछना है किसी को कुछ?